हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट चैप्टर एक लेक्चर में करेंगे। इसलिए लिखा हुआ है, देखिए, कंप्लीट चैप्टर इन वन शॉट। ठीक है, वन शॉट लेक्चर का ये सेकेंड पार्ट। हम लोग फिजिकल वर्ल्ड पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब एक चैप्टर शुरू करने के पहले मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गया। मैं एक दुकान पे बैठा हुआ था, ठीक है, और एक सरदार जी इतना बड़ा पत्थर लेकर आए, इतना बड़ा, सोचो इतना बड़ा पत्थर, और बोले दुकानदार को, भाई ऐसा है 1 किलो चीनी दे दे, ये रहा मेरा 1 किलो, ठीक है, इसको रखो और इसे तौल के मुझे 1 किलो चीनी दे दो। दुकानदार का दिमाग से करा गया, क्या बात कर रहे हो, सिस्टम होता है कुछ। सिस्टम की बात सुनते बगल में हमारे सिंह साहब बैठे थे, गुस्सा हो गए। सिस्टम की बात ना करने का, ठीक है, तुम्हारे सिस्टम की वजह से गंगा में लाशें तैर रही। कहा नहीं, सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम भाई? तब तक एक दूसरा आ गया, बोला कि ऐसा है भाई, मुझे 20 लीटर चीनी दे दे। फिर दिमाग चकरा गया उसका, बोला भाई सिस्टम होता है, सिस्टम। बोला कौन सा सिस्टम? कहा चीनी लीटर में नहीं होता, केजी में होता है। कहा अच्छा, ये है सिस्टम। सोचिए क्या क्या प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, एक आदमी गया और उसने इतने बड़े पत्थर को लेके बोला कि भाई ये मेरा है केजी और इसे तौल के दो। क्या वो देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सबको सरकार ने इतना बड़ा 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 बटखरा दिया हुआ है जिससे आप तौलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये कैसे डेवलप हुआ है, क्यों डेवलप हुआ है, इसको समझिए। सरदार इस तरह के लोग आ सकते हैं, इतना बड़ा पत्थर लेके बोले कि भाई ये मेरा 1 किलो है। कोई इतना बड़ा पत्थर लेके आ जाए, कहेगा ये मेरा 1 किलो है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया। जो आजकल चल रहा है वो नहीं, साइंस का सिस्टम। ठीक है, जिस सिस्टम के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, एक सबको बता दिया कि देखो ये 1 केजी है और इसी से कंपेयर करेंगे। जिसको भी 1 किलो सामान चाहिए, तराजू लेंगे, 1 किलो इधर रख देंगे और इसे कंपेयर करेंगे। अगर इसके बराबर है तो ये 1 केजी होगा। दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने बताया, आए हमारे सिंह साहब, बोले कि भाई 20 लीटर चीनी दे दो। अब चीनी जो है, चीनी के साथ केजी नहीं चिपका रहता है। ठीक है, करंट के साथ लीटर नहीं चिपका रहता है, टेम्परेचर के साथ कुछ और जैसे केजी नहीं चिपका रहता है। सब फिजिकल क्वांटिटी जो है, हर फिजिकल क्वांटिटी का उसके साथ एक यूनिट एसोसिएटेड होता है। ठीक है, देखिए यहां लिखा हुआ है, जो आप फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं उसके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे 4 केजी, डेट मीन्स केजी किसका यूनिट है? मास का। जो कुछ भी मास है उसको आपको तौलना है तो आप बोलेंगे 4 और फिर यूनिट लगाते हैं केजी। समझ में आया? अब इस यूनिट में भी दिक्कत आने लगी। हमारे दिल्ली का एक बच्चा गया उधर गोरखपुर साइड में सब्जी खरीदने। वहां गया, भाई कैसे है सब्जी, परवल कैसे है? तो बोला 40 रुपए पाव। अब बेचारे को समझ नहीं आया पाव क्या हो। ठीक है, अब कहीं पाव बोला जाता है, कहीं केजी बोला जाता है, कहीं पाउंड बोला जाता है। ठीक है, कहीं जैसे आप पुराने जमाने में जाएंगे तो रत्ती होता है, मन होता है, पसेरी होता है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो सब मास का ही यूनिट है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे लेंथ ले लीजिए, कहीं मीटर यूज हो रहा है, कहीं फुट यूज हो रहा है, कहीं गज यूज हो रहा है, कहीं इंच यूज हो रहा है। तो ये जो अलग अलग सिस्टम है, इस सिस्टम से निजात पाने के लिए लोग बैठे पूरे दुनिया में। अब क्या है कि पूरा दुनिया में आप जाते हैं, पूरे दुनिया में बातें होती है, तो पूरे दुनिया के लोग एक सिस्टम डेवलप किए। ठीक है, अलग अलग देशों ने अलग अलग सिस्टम डेवलप किया। ठीक है, उसमें से इन जनरल 3 बेसिक सिस्टम डेवलप हो गया है इस यूनिट के लिए। ठीक है, एक सिस्टम था एमकेएस सिस्टम, एक था फुट पाउंड सिस्टम, ठीक है, और एक था सीजीएस यूनिट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके पहले समझ लेते हैं कि मेजरमेंट होता क्या है
और यूनिट क्या है, बेसिक डेफिनेशन। कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ ए नोन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ सेम काइंड इज कॉल्ड मेजरमेंट। ये ध्यान देने वाली बात है, सेम काइंड, ठीक है। एक ही तरह की चीजों के साथ आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप लीटर, आप करंट ले लो और करंट का कंपैरिजन, ठीक है, आप मास से करने लगो, या करंट का टेम्परेचर आप टेम्परेचर के साथ कंपैरिजन करने लगो। ये नहीं होता है। आदमी का शादी ना आदमी में ही होगा, ह्यूमन का ह्यूमन में ही होगा, गधे से नहीं हो जाएगा। ये अलग बात है, आदमी में भी कुछ गधे होते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है उसका वो जो अननोन क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड यूनिट। आप समझ गए होंगे, जो इधर लगाया गया। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस साइड में हमने लिखा हुआ है, देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, फिर बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद डायमेंशन पढ़ेंगे, वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक, फिर डायमेंशन के जो एप्लीकेशन है वो करेंगे, फिर एरर पढ़ेंगे, और फिर सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, और फिर चैप्टर को हम लोग समराइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो बेसिक यूनिट है हमारा, अब हम लोग सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, कि कौन कौन सा यूनिट होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने लिखा हुआ है, इन जनरल हम लोग 4 यूज करते हैं। एक 5वां भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, उसको हम लोग बात नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या मैग्नेटिक यूनिट, वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, करिकुलम में नहीं है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम केवल 4 की बात करेंगे। सबसे पहले है FPS सिस्टम। लेंथ के लिए इसमें क्या होता है, फुट यूज होता है, मास के लिए पाउंड यूज होता है, और टाइम के लिए सेकंड यूज होता है, ठीक है। सेकंड होता है MKS सिस्टम। इसमें लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं, मास के लिए केजी यूज करते हैं, और टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड जो है CGS यूनिट है। इसमें लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं, मास के लिए ग्राम यूज करते हैं, और टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट अभी हम लोग डिटेल में बात करते हैं। इन जनरल जो MKS सिस्टम है, अधिकतर उसी का जो यूनिट है ले लिया गया है उसमें, उसको हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूं यहाँ पे, इसके पहले वो इस फॉर्मूला के बारे में, जैसे यहां देखिए लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू इन, और फिर उसका यूनिट, ठीक है। इसका देखिए कितना बढ़िया यूज है। अगर आप इस यूनिट को चेंज करेंगे तो फिर ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होने लगता है, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, फिर उसको हम डिटेल में बात करते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब दिख जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि कैसे काम करता है ये हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट है। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करने पे यूनिट पे क्या फर्क पड़ जाएगा, या यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। एक चीज समझ लीजिए कि इनके बीच ट्रेड ऑफ होता है। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहले वाला घटेगा। समझते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। देखिए हमने कहा कि लिखा हुआ है यहां पे 1 kg फिजिकल क्वांटिटी मास है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यूनिट केजी है। केजी बोले तो MKS सिस्टम, ठीक है। अगर मैंने क्या किया कि यूनिट को MKS से CGS में बदल दिया, मान लीजिए कि मैंने इसको लिख दिया ग्राम, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, केजी बड़ा यूनिट था, ग्राम छोटा यूनिट है। आपने क्या किया, केजी जो था बड़ा था, ये छोटा यूनिट था, ठीक है। तो ये आपको पहले से पता है कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, देखिए 1000। अब देखिए हुआ क्या, देखिए कि अगर आपने इसको छोटा किया, जो यूनिट था, यूनिट को आपने छोटा किया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुआ, देखिए बढ़ गया। केजी था बड़ा यूनिट, ग्राम था छोटा यूनिट, आपने यूनिट को छोटा किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। ये बहुत की पॉइंट है। इनके बीच ट्रेड ऑफ होता है, कहने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच ट्रेड ऑफ होगा। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटाना पड़ेगा, या इसको बढ़ाएंगे तो इसको घटाना पड़ेगा। इनके बीच हमेशा ही ट्रेड ऑफ होता है, ठीक है। अब इस पे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं
कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से इसका अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है, एसआई यूनिट पे जाने के पहले हम लोग इसको थोड़ा सा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि जो ये यूनिट्स हैं एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि 1 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, यहां देखिए F इक्वल टू एम है, 9th 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर यहां 1 न्यूटन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एमकेएस सिस्टम हमारा है। ठीक है, तो 1 न्यूटन को आप ऐसे लिखिए 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप इसको सीजीएस यूनिट में बदल दीजिए। ठीक है, अब हमें पता है कि न्यूटन का जो फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है दैट इज डाइन। ठीक है, जो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है वो डाइन होता है। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। करने की कुछ जरूरत नहीं है, जो वैल्यू है एज इट इज चेंज कर देते हैं। यहां लिखा हुआ था 1, अब 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, क्योंकि हमें सीजीएस से बदलना है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, तो 100 सेंटीमीटर होगा, और सेकंड का तो सेकंड ही रह जाता है। तो देखिए क्या आ गया, ये 10 टू द पावर 3 और ये 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 5, और ये आ गया देखिए ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग डाइन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, इसको हम लोग डाइन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन क्या हो गया, 10 टू द पावर 5 डाइन। अब ये देखिए, ये आपका एमकेएस सिस्टम था या एसआई यूनिट जो भी बोल लीजिए, ऑलमोस्ट एक ही होता है। ठीक है, हमने कहा कि ये एमकेएस है और ये क्या है, सीजीएस है। ठीक है, 1 न्यूटन जो है 10 टू पावर 5 डाइन के इक्वल हो गया। ठीक है, वैसे ही देखिए जो आपका एनर्जी का होता है, एनर्जी वाला भी कई बार पूछा जाता है कि 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल होगा, ER, जो सीजीएस यूनिट होता है। ठीक है, सीजीएस यूनिट जो होता है एनर्जी का दैट इज अर्ग। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि कितना अर्ग होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ताकि किस तरीके से कन्वर्जन होता है। ठीक है, किस तरीके से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन होता है। ठीक है, कन्वर्जन में चीज आपके दिमाग में रखना चाहिए कि जैसे जैसे आप कन्वर्ट करेंगे ये ट्रेड ऑफ मेंटेन रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला। देख लीजिए, आपका 1 न्यूटन था, ये बड़ा यूनिट था, और ये क्या आ गया था 10 टू द पावर 5 डाइन। तो आपने क्या किया था, ये बड़ा यूनिट था, आपने इसको छोटा किया तो ये वाला चीज बढ़ के 10 टू पावर 5 हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 जूल, ठीक है, कितने अर्ग के इक्वल होगा। ठीक है, जूल क्या होता है, एमकेएस या एसआई जो भी बोलिए। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इन जनरल एसआई ही बोलते हैं, क्योंकि जो एमकेएस है जब इसको मास केजी में करेंगे तब उसको लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब कहा गया कि 1 जूल को कितने अर्ग के इक्वल होगा, आप बताइए। ठीक है, अब जूल क्या होता है, जूल होता है एनर्जी। अब एनर्जी को आप कैसे लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर से भी आप एनर्जी का निकाल सकते हैं, या mgs से भी निकाल सकते हैं एनर्जी का क्या यूनिट आएगा, या फिर f वर्क से भी निकाल सकते हैं, F इंटू एस से। ठीक है, मैं इसी से निकाल के दिखाता हूं। अब 1 जूल लिखा हुआ है, दैट मीन्स मैं मान लिया कि 1 जूल वर्क है, तो F क्या होगा, 1 न्यूटन
ठीक है, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो ये 1 मीटर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा देखिए कि 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 9 के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 7 9, ठीक है, सेंटीमीटर। इसी को हम लोग आर बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 जूल, 1 जूल किसके इक्वल हो गया 10 टू द पावर 7 आर के इक्वल हो गया। यहां देखिए ये बड़ा यूनिट था, आर छोटा यूनिट है, यूनिट को आपने छोटा किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बहुत सारे हैं। वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो उसको मीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे, ठीक है, या एरिया सेंटीमीटर में है तो उसके एमएम में कैसे बदलेंगे। आप बेसिक ये समझ गए तो आप वहां पे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ा सा एफपीएस में ही बात कर लेते हैं कि अगर उधर अगर क्वेश्चन आ गया तो किस तरीके से करते हैं। अब इन जनरल समझ लीजिए कि जो 4 पाउंड वाला सिस्टम है इट इज आउटडेटेड, इन जनरल यूज नहीं करते हैं हम आजकल हम इन जनरल एसआई यूनिट ही यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे दिया हुआ है तो कैसे समझेंगे, कैसे उसको निकालेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, देखिए पाउंड को इन जनरल, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है पाउंड, पाउंड को हम लोग ऐसे एलबी से डिनोट करते हैं या एलएम से, एलबी से डिनोट करते हैं या एलएम से। अब इसे मैंने कहा कि डेंसिटी को बताइए। डेंसिटी क्या होता है, देखिए मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब मास किस में लिखा जाएगा, देखिए मास पाउंड में लिखा जाएगा, दैट मीन्स एलबी, और वॉल्यूम क्या होता है 3 बार लेंथ मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स फुट जो है उसका क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से आप डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरिया लिखना है, मान लो एरिया कैसे लिखोगे, फुट का स्क्वायर। बाकी सब ऐसे ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आउटडेटेड सिस्टम है। अब एसआई यूनिट को देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं कि एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, अब एसआई यूनिट देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है, एक होता है फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है, जिसको अगर आपको डिस्कशन करना हो, जिसके बारे में अगर बात करना हो तो किसी पे और पे डिपेंडेंट न हो। ठीक है, जैसे किसान होते हैं, आज से 1000 साल पहले जो किसान होते थे जिसके पास अपना जमीन जायदाद होता था, उनको अपने नीड को पूरा करने के लिए किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती थी। ये अलग बात है कि आज बहुत सारे लोग इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, या और सिस्टम में बात करिए, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में बात करें तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंट है, उनका जो पावर है उनकी वजह से है, किसी दूसरी की वजह से नहीं है, दूसरे से डराइव्ड नहीं है। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, आपका ब्रेड एंड बटर कहां से आएगा, जब पापा देंगे पैसा। ठीक है ना, डेट मीन्स आपका ब्रेड एंड बटर डेराइव्ड क्वांटिटी है, खुद से वो नहीं आ रहा है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी आप इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, दैट मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसके एनालिसिस के लिए, जिसको बात करने के लिए उस पर किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां देखिए जैसे हमने लिखा हुआ है लेंथ, लेंथ जो बोला जाता है तो 5 मीटर या 10 मीटर या 15 मीटर, जैसे ही बोल दिया हमने 5 मीटर, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन डेराइव यूनिट देखिए, डेराइव यूनिट क्या है, जो फंडामेंटल से डेराइव होता है, ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल से डेराइव किया जाएगा। जैसे मैं कहूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, ठीक है, मीटर में होगा, और नीचे टाइम है, दैट मीन्स लेंथ और टाइम से वो डेराइव है। नहीं, जैसे फोर्स को, फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, दैट मीन्स केजी। केजी क्या है, आपका एक मास, अलग फंडामेंटल यूनिट है, और
एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स लेंथ और टाइम से डिराइव्ड है। ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटी अभी डिस्कस करेंगे, इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ऐसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड होती हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और कुछ दो क्वांटिटी और है, एंगल और सॉलिड एंगल, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, दैट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब यहां देखिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो 7 है। लेंथ, उसका यूनिट मीटर होता है, सिंबल एम होता है, और डायमेंशन अभी हम लोग पूरा डायमेंशन एनालिसिस पूरा डिटेल में करेंगे कुछ देर के बाद। डायमेंशन समझ लीजिए कि यूनिट पे हम लोग कुछ पावर चढ़ा देते हैं एनालिसिस करने के लिए, सिंपल एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो लेंथ का डायमेंशन ये ब्रैकेट में एल रहेगा, मास का केजी, ठीक है, ये कैपिटल एम, टाइम के लिए यहाँ कैपिटल टी, सेकेंड, एस, ये सब डाटा है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन चीज क्या है कि फंडामेंटल यूनिट जो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है, डिराइव्ड यूनिट जो दूसरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, और सप्लीमेंट्री यूनिट हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, डिराइव्ड यूनिट दो चार लेके कि कैसे काम करते हैं। हम लोग डिराइव्ड यूनिट देखते हैं, ठीक है, और फिर सप्लीमेंट्री यूनिट देखते हैं क्या होता है। यहां देखिए डिराइव्ड यूनिट अभी बताया हमने क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई जाती है। ठीक है, उसको हम लोग डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। अब इसको देखते हैं कि कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक है, नीचे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, दो होता है सप्लीमेंट्री, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसको एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। इसके पहले दो चार डिराइव्ड क्वांटिटी समझ लेते हैं कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अभी हमने देखा था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो 7 होती है। ठीक है, उसका लिस्ट भी आपको पता है, उसका यूनिट भी आपको पता है। ठीक है, अब मैं कहूं कि आप स्पीड बताइए, स्पीड का यूनिट क्या होना चाहिए। अब स्पीड होता क्या है, देखिए स्पीड होता है डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस मतलब लेंथ, और लेंथ का मतलब उसका यूनिट मीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड। दैट मीन्स वेलोसिटी का जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड। देखिए ये किससे डराइव हुआ है, लेंथ से और सेकेंड से। तो स्पीड को आप क्या बोलेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, जैसे फोर्स ले लीजिए, फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, एम होता है केजी, ठीक है, और ए होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। इसका मतलब फोर्स किससे डेराइव हुआ है, देखिए फोर्स डेराइव हुआ है मास से, ठीक है, लेंथ से और टाइम से। तो फोर्स जो है डेराइव्ड क्वांटिटी कही जाएगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। किस पे डिपेंडेंट है, मास पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट है और टाइम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वैसे ही चार्ज ले लीजिए। चार्ज क्या होता था, क्लास 10 में पढ़े थे, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, करंट, ठीक है, इनटू टाइम। ठीक है, करंट के लिए अभी पढ़े थे ए, और टाइम के लिए सेकेंड, दैट मीन्स एम्पियर सेकेंड हो जाएगा इसका यूनिट। दैट मीन्स क्या है, जो चार्ज है किस पे डिपेंडेंट है, करंट पे, एम्पियर पे और सेकेंड पे। दैट मीन्स ऐसी क्वांटिटी जो किसी से डराइव होती है, वैसे हजारों हजार क्वांटिटी है। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे आगे, अभी डायमेंशन बहुत सारे आपके एनसीईआरटी में भी 94 डायमेंशंस दिए हुए हैं। पीछे के पेज पे 214 पेज नंबर पे आपके 94 डायमेंशंस दिए हुए हैं, आपको याद भी करने होंगे बहुत सारे उसमें से। ठीक है, तो ये था डिराइव्ड क्वांटिटी। अब आते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे। सप्लीमेंट्री दो क्वांटिटी होती है, एक होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब 2D फिगर, 2D में जो एंगल होगा वो प्लेन एंगल कहा जाएगा, और जो 3D में फिगर होगा उसको सॉलिड एंगल कहा जाएगा। अब समझिए प्लेन एंगल होता क्या है। ये एंगल देखिए, ये एक प्लेन है। अब ये जो एंगल बन रहा है देखिए, ये दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। समझ में आया, जैसे ये देखो ये बन रहा है, ये एक प्लेन है। इस हाथ को मैं देखूं तो ये प्लेन है एक पूरा,
इस प्लेन में ये वाला एंगल बन रहा है। अब इस देखिए एंगल का आर्क देखिए, अगर इसको मैं इसे सर्कुलर मान लूं तो यहां पे आर्क अलग होगा, यहां पे आर्क अलग होगा, यहां पे आर्क अलग होगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो यहां पे आर्क का लेंथ अलग होगा। ठीक है, अब इसी बेसिस पे प्लेन एंगल में 1 रेडियन को डिफाइन किया गया है कि 1 रेडियन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कहा गया है 1 रेडियन इज एंगल सब्सटेंडेड बाई, सब्सटेंड मतलब देखिए ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो ये यहां पे एंगल सब्सटेंड किया। या मेरा हाथ है, देखिए यहां पे 2 फिंगर है, ये यहां पे एंगल सब्सटेंड कर रहा है। दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे ये 2 पॉइंट एंगल सब्सटेंड करना कहा जाता है। जैसे यहां पे देखिए इस पॉइंट पे, ठीक है, ये और ये पॉइंट एंगल सब्सटेंड किया ऐसे, दिस इज एंगल। ठीक है, अब इस तरीके से ये, ठीक है, ऐसे। अब ये जो है एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अब इन दोनों को मिलाने वाला पॉइंट यहां पे जहां पे मिलेगा कहा जाएगा कि एंगल थीटा सब्सटेंड किया। अब रेडियन का डिफिनीशन क्या है? रेडियन का डिफिनीशन है कि अगर आर्क लेंथ, क्योंकि हमें पता है कि अगर सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर पाथ होता है, तो ये अगर आर्क लेंथ है, मान लीजिए ये AB है, इसका लेंथ L है, ठीक है, और ये थीटा है, तो याद करिए थीटा इक्वल टू होता था L/R, इसका रेडियस होता था, बचपन में पढ़े हुए हम लोग। ठीक है, वही लिखा हुआ है, जो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो रेडियन का डिफिनीशन क्या है कि अगर ये एंगल बन रहा है आपका और ये आपका आर्क है, अगर आर्क का लेंथ और रेडियस का लेंथ दोनों इक्वल हो जाए, अंडरलाइन आर्क का लेंथ और रेडियस का लेंथ दोनों इक्वल हो जाए, तब यहां पे जो एंगल सस्टेन होगा दैट विल बी 1 रेडियन। ठीक, यही डिफाइन किया गया। देखिए 1 रेडियन इज एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाई एन आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, कहने का मतलब यह है कि ये अगर मान लीजिए ये भी 1 मीटर का हो जाए, ठीक है, ये रेडियस है, और ये जो लेंथ है, ये आर्क का लेंथ, ये भी अगर इतना, ये 1 मीटर का हो जाए और ये भी 1 मीटर का हो जाए, तब जो एंगल बनेगा दैट विल बी 1 रेडियन। समझ में आया? 1 रेडियन का मतलब जब आर्क का लेंथ भी 1 मीटर हो जाए और रेडियस भी 1 मीटर हो जाए, ठीक है, क्या सेंटीमीटर में हो तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाए, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाए, तब जो एंगल होगा दैट विल बी 1 रेडियन। ठीक, अब आते हैं इसके कन्वर्जन पे कि एंगल में हम डिग्री में भी मेजर करते हैं, तो डिग्री को कैसे रेडियन में बदला जाता है, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग रेडियन समझेंगे, सॉलिड एंगल समझेंगे कि सॉलिड एंगल क्या है। ठीक, अब देखिए बेसिक कंसेप्ट है कि 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। क्या होता है? 180 डिग्री, ये 180 डिग्री का मतलब ये पूरा एंगल, दिस इज पाई, या कहिए इट इज 180 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स 180 डिग्री पाई रेडियन के है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? इट मस्ट बी पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, 180 रेडियन, ये हमारा यूनिटरी मेथड से आ गया। ठीक है, अब मैंने डाटा है इसके पहले से ही लिख रखा है कि 1 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन देखिए पाई अपॉन 180 की वैल्यू मैंने लिख रखा है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। अब ये डेटा है, आपको याद रखना है कि 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा? तो 1.745 इंटू 10⁻²। फिर कहा गया कि 1 मिनट समझिए क्या होता है, 60 मिनट, मिनट को ऐसे डैश लगा के दिखाते हैं, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है। ठीक है, 60 मिनट, इसको 1 ऐसे मिनट लिखा जाता है, 1
मिनट। ठीक है, अगर डैश लगा हुआ है ऊपर एक डैश लगा है तो मिनट, 2 डैश लगा है तो सेकंड। अभी बात करें। अब 60 मिनट किसके इक्वल है? 1 डिग्री के। तो 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा? 1 डिग्री अपॉन 60। और 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल है? यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 1.745 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 60 एंड दिस विल बी रेडियन। इसका भी डेटा मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। इट विल बी 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 मिनट इक्वल टू दिस। सिमिलरली 1 मिनट होता है 60 सेकंड के। या ऐसे उल्टा लिखिए 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 सेकंड किसके इक्वल होगा? 1 मिनट अपॉन 60 रेडियन। ठीक है, अब 1 मिनट कितने रेडियन की इक्वल है? देखिए ये वाला, तो 2.91 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 60 इतना रेडियन आ जाएगा। और उसकी वैल्यू भी मैंने लिख रखी है, देखिए ये आ जाएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। फिर हमने देखा कि रेडियन क्या होता है और फिर रेडियन और डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। फिर हम लोग अब स्टेरेडियन देखते हैं। ठीक है, और फिर पैरेलक्स मेथड देखते हैं। पैरेलक्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम स्टार को मेजर करते हैं, लार्ज डिस्टेंस को जब मेजर करना है, स्टार को मेजर करना है या फिर मून को मेजर करना है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, दूर जो चीजें उसको मेजर करना है या उनके डायमीटर को मेजर करना है, तो कैसे मेजर करते हैं, उस मेथड का नाम है पैरेलक्स मेथड। अभी इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग स्टेरेडियन देखते हैं, दैट इज सॉलिड एंगल का यूनिट। अभी हमने प्लेन एंगल देखा, ये था, देखो ये हमारा प्लेन एंगल था और इसका यूनिट रेडियन था। अगर इसी प्लेन एंगल को देखिए, अगर मैं ऐसे घुमा दूं, यहीं पे मेरा अपना ध्यान रखिए, अगर मैं इसको पूरा ऐसे घुमाते जाऊं, ऐसे पूरा घुमा दो 360, तो क्या होगा? ऐसे कोन बन जाएगा। ठीक है, और फिर यहां पे एक एंगल टाइप का बनेगा। मैं दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, इस टाइप का ये एक कोन टाइप का बन जाएगा। पहले ये था, अब जैसे जैसे मैं घुमाऊंगा, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट बन जाएगा, फिक्स रहेगा। और ये यहां पे एक एरिया बनेगा इस टाइप से। अगर यहां देखिए 1 स्टेरेडियन क्या होता है, अगर इसका एरिया, ये देखो ये पूरा पूरा एक सर्कुलर टाइप का है, अगर इसका एरिया, ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसका एरिया अगर इसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तब जो यहां पे एंगल ये सबस्टेंड होगा, ये वाला, दैट विल बी 1 स्टेरेडियन। देखिए डेफिनेशन क्या है सॉलिड एंगल का? सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। दैट मीन्स अगर ये जो एरिया है यहां वाला, अगर ये वाला एरिया आर स्क्वायर के इक्वल हो जाए, ठीक है, अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। कहने का मतलब ये है, देखो ये जो सॉलिड एंगल बन रहा है, देखो यहां पे ऐसे फोकस होता है। लाइट जैसे टॉर्च जलाओगे, अगर बहुत ये पतला सा वो लाइट वाला लो, तो इस जाके फैलता चला जाएगा आगे, तो ये ऐसे एंगल फैलेगा जाके। तो ये जो बन रहा है एंगल, देखो यहां से दिख रहा है तुमको, ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे, दैट इज सॉलिड एंगल। यहां से भी आप देख सकते हैं, घर पे भी देख सकते हो। जैसे तरबूज होता है, तरबूज खरीदने जाते होगे तो क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे काटते हैं, जैसे चाकू से काट के, फिर इसको ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे देखोगे तो निकालेंगे तो ऊपर से हरा हरा दिखेगा ऐसे, और फिर ऐसे नीचे की तरफ उसके एकदम सेंटर से लाल वाला ऐसे एक कोन निकलेगा, जैसे आइसक्रीम वाला होता है ना, ऐसे वो पूरा पूरा ऐसे सरफेस दिखेगा। मेरे पास अभी तरबूज तो है नहीं, देखो ये है। तरबूज खरीदने जाते हो तो क्या करता है, ऐसे वो निशान लगाता है, ऐसे देखो ऐसे निशान लगाएगा, ठीक है, और इसको काट के ऐसे पूरा निकाल देता है बाहर। तो अगर ये जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस जो दिख रहा है स्फीयर के ऊपर, अगर इसका एरिया, ये जो पूरा एरिया है, अगर आर स्क्वायर हो जाए, इसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो ये जो काट के बाहर निकलेगा, तो ये जो एंगल बनेगा, दैट विल बी 1 स्टेरेडियन।
मुझे लगता है मैं समझा पाया हूं आपको। ये 3D है, ऐसे है, इसको घुमाओ पूरा, ऐसे 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 पूरा घुमाते जाओ, ठीक है। तो ये जो घूमेगा ये पूरा ऐसे वाला, ठीक है, दैट इज एस्टेरेडियन। यहां डिफिनेशन लिखा हुआ है, देख लो। वन एस्टेरेडियन इज सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय surface of a sphere equal to area to that of a square having its side equal to radius of the square। ये जो लिखा हुआ है, ये जो सरफेस है, अगर इसका एरिया किसी ऐसे स्क्वायर जिसका साइड आर हो, मतलब आर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा। दैट मीन्स आर स्क्वायर सरफेस एरिया आर स्क्वायर हो जाए, और नीचे भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कट के 1 आएगा, एंड दैट इज 1 एस्टेरेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल ऐसे डिफाइन होता है और उसका यूनिट 1 एस्टेरेडियन ही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ छोटे छोटे डिफिनेशन पे, पैरेलक्स की तरफ बढ़े हम लोग, पैरेलक्स मेथड की तरफ। उसके पहले हम लोग छोटे छोटे कुछ डिफिनेशन हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले 1 लाइट ईयर, कि 1 लाइट ईयर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए कि लाइट ईयर कहा जा रहा है तो इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। समझ में आया? 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। यहां लिख देता हूं मैं फर्स्ट 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर ऐसे LY क्या बोलेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, अब आपको पता है कि लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है कि स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अगर आपको निकालना है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर अगर आपको बताना हो कि 1 लाइट ईयर कितना होगा, 1 लाइट ईयर, ठीक है, तो कितना होगा? स्पीड कितना है आपका? इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका स्पीड है। और टाइम, 1 साल में लाइट जितना चलेगा, तो 1 साल में कितना चलेगा? 1 साल में 365 डेज, और हर दिन में 24 घंटे, और हर घंटे में 3600 सेकंड। इस सेकंड से ये सेकंड कट गया, ये मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो मैंने पहले ही लिख रखा है क्योंकि ये डेटा है। इट विल बी 9.46 × 10⁻15 मीटर। दैट मीन्स 1 लाइट ईयर का मतलब होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। व्हाट इज लाइट ईयर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन कंप्लीट 1 ईयर। सिंपल सा कहानी है। ठीक है, फिर है सेकंड AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको बोलते हैं AU। ये क्या है? तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। कहां से कहां तक? सेंटर टू सेंटर। अगर ये अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा सन है, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 1 AU कहलाएगा। ठीक है, तो 1 AU क्या होगा? डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन
इज कॉल्ड 1 AU। ठीक है, और 1 AU की वैल्यू भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, देखो मैंने पहले ही लिख रखा है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। दिस इज 1 AU। ठीक है, नेक्स्ट है पार्सेक। पार्सेक का मतलब होता है कि सन और अर्थ, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस 1 AU होता है। ये जहां पर 1 सेकंड का एंगल बना दे। अब देखिए एंगल जो है, ठीक है, यहां जैसे यहां पे आप देखेंगे इस पॉइंट पे, इन दो पॉइंट को देखिए, इस दो पॉइंट से एंगल कहां कैसे कैसे बनेगा। अगर मैं इस पॉइंट पे लूं तो ये एंगल बनेगा, ये एंगल ज्यादा होगा। थोड़ा दूर चला जाऊं तो एंगल छोटा हो जाएगा, और दूर चला जाऊं तो और एंगल छोटा हो जाएगा, और दूर चला जाऊं तो और एंगल छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स दो पॉइंट से जो एंगल सबस्टेंड होता है किसी पॉइंट पे, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितना दूर हो एंगल सबस्टेंड हो रहा है। ठीक है, तो जो सन है और अर्थ है, इसके बीच के डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल रहा है। अगर ये जिस डिस्टेंस पे 1 सेकंड का एंगल बनाता है, ठीक है, ये एंगल 1 सेकंड हो, तो यहां से लेके डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी 1 पार्सेक। ठीक है, जैसे यहां पे मान लीजिए सन है, यहां पे अर्थ है, ठीक है, तो ये आगे चलते 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 जहां पे जाके 1 सेकंड का एंगल बनाएगा, तो ये डिस्टेंस मान लो इस पॉइंट पे 1 सेकंड का एंगल बनाया, तो ये डिस्टेंस 1 पार्सेक होगा। और 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है, ये भी मैंने लिख रखा है, देखो यहां पे 1 पार्सेक इक्वल टू कितना है, 3.26 लाइट ईयर के इक्वल है। ठीक, समझ में आ गया। ये था हम लोग का, पहले हमने समझा कि स्टेरेडियन क्या है, फिर हमने समझा कि लाइट ईयर क्या है, फिर हमने समझा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, और फिर हमने समझा कि पार्सेक क्या है। अब देखते हैं हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं हम लोग, पैरेलैक्स मेथड। अब हम लोग देखते हैं कि लार्ज डिस्टेंस अगर मेजर करना हो, जैसे सन को या किसी प्लेनेट को या किसी स्टार का डिस्टेंस मेजर करना हो, तो कैसे मेजर करेंगे, या फिर किसी प्लेनेट का डायमीटर मेजर करना हो तो कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं मेथड, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स होता क्या है समझिए। ठीक है, पैरेलैक्स को समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, जैसे यही है, मेरा मार्कर यहां रखा हुआ है। आप पहले राइट आंख को बंद करके देखिए, ठीक है, और फिर इसी को लेफ्ट आंख बंद करके देखिए, क्या होगा, ये ऐसे शिफ्ट दिखाई देता है। ठीक है, आप खुद घर पे एक पॉइंट लगा दीजिए वॉल पे, और ऐसे देखिए, इस आंख को बंद करके, फिर इस आंख को बंद करके देखिए, ये पॉइंट ऐसे शिफ्ट होता हुआ दिखता है। दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ठीक है, ये जो शिफ्टिंग है इसको हम लोग पैरेलैक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप एक बार यहां से देखिए, मान लीजिए स्टार यहां पे है आपका, यहां पे स्टार है आपका। ठीक है, एक बार आपने यहां से देखा, ठीक है, एक बार आपने यहां से देखा, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक बार यहां से देखा, ठीक है, एक बार यहां से देखा सेम पॉइंट को, तो ये, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिस। यही हमारा पैरेलैक्स होता है कि इधर से इधर जो शिफ्ट हुआ है दो जगह से देखने से, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ये हम इसको बेसिक हमने बी बोल दिया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, हमने कैपिटल डी लिया हुआ है, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ स्टार या डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट, जिसको हमें देखना है। अब ये हमने बना दिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे देखिए, हमने पढ़ रखा है पहले से, बचपन से ही, कि जो आर्क होता है, ये आर्क लेंथ है, मान लीजिए ये एल, और ये एंगल थीटा, और ये आर रेडियस, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। ठीक है, अगर ये वाला एंगल थीटा हो,
ठीक है, इफ दिस एंगल इज थीटा, ऑलवेज रिमेंबर दिस विल बी इन रेडियन। हमेशा इसको रेडियन में लेते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब थीटा इक्वल टू क्या होगा, L बाई आर, दैट मीन्स आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए इस पॉइंट से अगर आप देखें तो ऐसे आर्क बन रहा है, ये ऐसे आर्क बनेगा, ठीक। लेकिन इसमें देखिए कि है क्या, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है और ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, दैट मीन्स बी अपॉन डी विल बी लेस देन 1। तो ये जो आर्क है इसको हम लोग ऑलमोस्ट स्ट्रेट कंसीडर कर सकते हैं और फिर ऐसा ये फिगर बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिख देंगे, ये आर्क लेंथ हो गया, ठीक है। तो आर्क लेंथ की जगह पे हमने क्या लिख दिया, बी, और ये रेडियस की जगह पे क्या लिख दिया, डी। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए बी अपॉन डी। तो यहां से आपको डी चाहिए तो डी विल बी बी अपॉन थीटा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ये हमारा किसी स्टार का डिस्टेंस या किसी प्लेनेट का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आ गया। इसमें बी क्या है, बेसिस है, थीटा ये इसको क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल या फिर पैरेलैटिक एंगल बोलते हैं, ठीक है। एंड डी इज द डिस्टेंस, समझ में आ गया, ठीक है। इसी मेथड का इस्तेमाल हम लोग किसी प्लेनेट का डायमीटर निकालने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी प्लेनेट का डायमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमने क्या किया कि अर्थ पर से हम अपने जमीन पर खड़े हैं, धरती पे अपने, ठीक है, और कोई प्लेनेट है उसको यहां पे देखा, फिर यहां पे देखा, ठीक है। दिस इज द डायमीटर, ठीक है। ये अभी भी डी है और इस एंगल को अल्फा बोलते हैं, एंगुलर साइज मैंने लिख रखा है पहले से, एंगुलर साइज ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। फिर वही कंसेप्ट देखिए, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी द आर्क एंड दिस विल बी द रेडियस। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी अपॉन कैपिटल डी। आपको डायमीटर निकालना था तो डी विल बी अल्फा इंटू डी। अल्फा देखिए, ऑलवेज रिमेंबर इसको हम लोग रेडियन में लेंगे, ठीक है। ये था पैरेलैक्स मेथड, मैंने एक साथ आपको रिजल्ट लिख रखा है ताकि आपके लिए कन्वीनियंट रहे। ये फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए स्टार और ये फॉर कैलकुलेशन ऑफ डायमीटर ऑफ अ प्लेनेट या स्टार, ठीक है। अब इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा गया है मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन द अर्थ। मान लीजिए कि ये दो पॉइंट है हमारे, ये एक ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। यहां से हमने देखा किसको, मून को। ये हमारा मान लीजिए कि मून है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला केस बन गया, ये डिस्टेंस डी होगा, ये एंगल गिवन है, द एंगल थीटा सस्टेंडेड एट द मून बाय टू ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। ये जो थीटा है, थीटा कितना गिवन है देखो, 1 डिग्री एंड 54 सेकेंड। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है प्लस 54, तो ये 114 आपका मिनट आ गया। और एक मिनट में कितना होता है, 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन होता है, ठीक है। तो ये आपका रेडियन आ जाएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ठीक है। थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, जैसे इंफॉर्मेशन गिवन था कि थीटा है, हमने थीटा निकाल दिया। फिर कहा गया गिव ए डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी अबाउट कितना, कहा गया द गिवन डायमीटर ऑफ अर्थ
टू बी अबाउट 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7। दैट मीन्स ये डिस्टेंस आपका गिवन है कितना, 1.27 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, ये आपका गिवन है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये बी था, तो थीटा इक्वल टू बी बाई डी, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अपॉन थीटा। बी है 1.27 इंटू 10 टू द पावर 7 और थीटा की वैल्यू है 3.32 इंटू 10 टू द पावर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे पास डेटा लिखा रहता है कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 3.84 इंटू 10 टू दी पावर 8। ठीक है, इतना मीटर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए क्या गिवन था, बेसिस गिवन था, एंगल गिवन था, आपको डायमीटर निकालना था। तो ये था फर्स्ट वाला जो केस हमने डिस्कस किया था कि आप किसी स्टार या प्लेनेट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं पैरेलैक्स मेथड से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डायमीटर निकालने वाला। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कहा गया कि सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड। द डिस्टेंस डी ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज गिवन है। देखिए ये आपसे कहा गया व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन। सेम अभी पढ़ा हमने कि डायमीटर अगर ये डी है, ठीक है, और ये एंगल अल्फा था। ठीक है, तो अल्फा कितना गिवन है, देखिए अल्फा गिवन है 1920 सेकेंड। तो 1920 सेकेंड इंटू एक सेकेंड में इतना रेडियन होता है 4.85 इंटू 10 टू पावर -6। ठीक है, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 9.31 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन। हमारे पास अल्फा आ गया। ठीक है, अब ये डी गिवन है, डी की वैल्यू कितना गिवन है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू होता क्या था डी अपॉन कैपिटल डी, तो आपको डी निकालना था, तो अल्फा इंटू डी हो गया। अल्फा निकाल चुके आप 9.31 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, और डी है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी आ जाएगा। ठीक है, एंड इट विल बी 1.39 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग था। ठीक है, अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। एक पार्ट हमने जो चैप्टर का था खत्म कर लिया, ऑलमोस्ट 50 मिनट या 55 मिनट हुआ होगा। हमने पूरा का पूरा जो बेसिक पार्ट था, ठीक है, बेसिक पार्ट में हमने सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है, रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, ठीक है, पार्सेक क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ठीक है, उसके बाद फिर पैरेलैक्स मेथड पढ़ा पूरा हमने, उस पे 2 क्वेश्चन किए। तो एक फर्स्ट पार्ट जो है समाप्त होता है यहाँ पे। अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर